स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबर और मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबर का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं अपने प्रदेश राजस्थान की कौन कौन सी खबर अहम है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक अब निजी अस्पतालों को कुल क्षमता के 30% बेड कोरोना संक्रमितों के लिए रिजर्व रखना जरूरी होगा। सरकार को शिकायत मिल रही थी कि कुछ बड़े निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों का इलाज नहीं हो रहा है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का ये निर्देश जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर जिले के निजी अस्पतालों के लिए है। जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जिलों में 80 या उससे अधिक बेड वाले अस्पतालों पर ये नियम लागू होंगे। तो अजमेर और बीकानेर जिला मुख्यालय में 60 बेड से अधिक क्षमता वाले अस्पतालों पर ये नियम लागू होगा। वहीं सरकार की ओर से ये भी साफ किया गया है कि निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों का इलाज 3 सितंबर को तय सरकार की दर के मुताबिक ही होगा। कोरोना काल के गाइडलाइन के मुताबिक पंचायत चुनाव जोर शोर से चल रहा है। पहले चरण में चुनाव की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब दूसरे चरण की 1028 ग्राम पंचायतों के लिए भी चुनाव का शोर शुरू हो चुका है। 3 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए गांव में उम्मीदवारों का प्रचार शुरू हो चुका है। कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर उम्मीदवार वोटरों तक पहुंचकर जीत की राह तलाशने में लगे हैं। दूसरे चरण के दंगल के लिए 2 अक्टूबर को मतदान दल बूथ के लिए रवाना होंगे। 3 अक्टूबर को यहां मतदान होगा। सुबह 7:30 से 5:30 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। 3 अक्टूबर को ही मतगणना होगी। वहीं 4 अक्टूबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। भले ही प्रदेश में कोरोना का खौफ है, लेकिन जब बात गांव की सरकार के चयन की है तो भीड़ भाड़ भले ही कम हो, लेकिन उत्साह कम नहीं है। झुंझुनू के हमीरी कला गांव में सरपंच का चुनाव रोचक होता जा रहा है। इस पंचायत से चुनावी मैदान में 7 उम्मीदवार हैं। ऐसे में वोटर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए हर उम्मीदवार वोटरों तक पहुंच रहा है। उम्मीदवार भी गांव का मूड जानते हैं। यहाँ वोट का आधार काम है। वहीं एक महिला उम्मीदवार के समर्थक का दावा है कि अगर उनकी उम्मीदवार जीत गई तो फिर पीएम मोदी की तरह वो इस पंचायत की सूरत संवार देगी। तीसरा एजेंडा तो गांव में मोदी जी सिर्फ अभियान चल रहा है कि मैंने पेड़ पौधा लगाना और लगाना सब एकदम साफ सुथरा पंचायत ने बनानी। ये तीसरा एजेंडा भी को है और बहुत ही बड़ी आदमी है, कोई इकट्ठे भी दिक्कत नहीं है। हालांकि दूसरे उम्मीदवारों के समर्थकों का दावा भी विकास वाला ही है। गांव का एक नाम लियो दीपक जानू। आपका पापा जी पहले सरपंच रिहड़ हैं, 2 बार रह भी चुके हैं और आपको राजनीति से पुराना ताल्लुकात है। मतलब पीढ़िया को या जो दिख रही है आपको पीढ़िया को है, तो एक गांव का बताया सबने तो ये भाई हाँ भर दी, ठीक है बोल गांव मेरे साथ है तो मैं खड़े हो जैसे। झुंझुनू जिला मुख्यालय के करीब के इस ग्राम पंचायत में करीब 2500 मतदाता 28 सितंबर को नए सरपंच का चुनाव करेंगे। राज्य में इस समय 3 यूनिवर्सिटी कार्यवाहक के भरोसे हैं। यहाँ बात कर रहे हैं जोधपुर स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय की, जहाँ अक्टूबर 2015 से अस्थायी कुलपति का इंतजार है। यहाँ 31 मई तक डीजी जेल NRK रेड्डी कार्यवाहक कुलपति के तौर पर कार्यभार संभाल रहे थे, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ कुलपति का पद रिक्त चल रहा है। VC सर्च कमेटी भी प्रक्रियाधीन है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए पुलिस के उच्चाधिकारियों के नाम चर्चाओं में हैं। इसी तरह अजमेर स्थित MDS यूनिवर्सिटी के प्रो VC RP सिंह की ACB में गिरफ्तारी और सस्पेंशन के बाद इस विश्वविद्यालय का चार्ज हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के कुलपति ओम थानवी को दिया गया है। ओम थानवी के पास 12 जुलाई से ही ललित के पवार के कार्यकाल पूरा होने के बाद राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी का चार्ज भी है।
तस्वीरें देखकर आप भी चौंक गए होंगे। सिर पर टोपी, माथे पर चुनरी, गले में माला और हाथ में तलवार। तलवार बाबा उर्फ महबूब कुरैशी का यही है असली रंग। कारोबार है तंत्र मंत्र। लेकिन इस वीडियो ने बाबा की हवा निकाल दी और हवालात पहुंचा दिया। देखिए कैसे जीभ निकाले और हाथों में तलवार थामे पहले इस कैमरे में ड्रामा करता है और चीखता हुआ बाहर आता है, बच्ची को थप्पड़ मारता है और फिर उसकी गर्दन को पैर से दबाता है। बच्ची खुद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन बाबा की बेरहमी के आगे बेबस है। लेकिन जैसे ही बाबा का ये वीडियो वायरल हुआ, दीवालों ने बाबा का ही इलाज कर दिया और उसे असली ठिकाने पर पहुंचा दिया। कोरोना से घर में बंद पर्यटक अब बाहर का रुख करने लगे हैं और पर्यटक स्थलों में रौनक लौटने लगी है। राजधानी जयपुर की झालना लेपर्ड सफारी भी फिर से गुलजार होने लगी है। सुबह और शाम की दोनों जंगल सफारी अब फुल हो रही है। कोरोना काल में संक्रमण के डर से अन्य स्थानों पर भले ही लोग निकलने से डर रहे हों, लेकिन जंगल ऐसी जगह है जहां डरने की कोई खास जरूरत नहीं है। मैं प्रोफेसर एडी व्यास, मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से हूँ और मैं लगातार 3-4 साल से बराबर आ रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी तरह इन्होंने मेंटेन किया है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जिस तरह से एफर्ट्स करके इस पार्क को डेवलप किया है, मतलब दिस इज़ ए वंडरफुल साइट। अपने आप में इट्स द फर्स्ट लेपर्ड रिजर्व इन इंडिया डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। और ये इट्स बेसिकली इट्स प्रिविलेज हमारा जयपुर राइट्स का कि इतनी इन द सेंटर ऑफ द अर्बन बिग सिटी इतना सुंदर जंगल है। और मैं 20-22 साल से यहाँ आ रहा हूँ रेगुलर। और लेपर्ड साइटिंग तो मैं आई विल स्पीक वेरी हाई अबाउट दिस कि आई थिंक पूरी वर्ल्ड में इस तरह की लेपर्ड साइटिंग मुझे नहीं लगता कहीं होती होगी। हालांकि अनलॉक के पहले चरण से ही यहाँ पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया, लेकिन सितंबर महीने में सफारी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है। देखो, लॉकडाउन खुलने के जो है उसके बाद में धीरे धीरे जो झालाना जो है वो सामान्य स्थिति की तरफ आ रहा है। जून में हमारे पास जो है 700 पर्यटक आए थे, जुलाई में बढ़कर 1000 पर्यटक हुए और अगस्त में जो है 1548 पर्यटकों ने यहाँ पे झालाना का भ्रमण किया है। तो ये झालाना और जगह के लिए भी जो टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, उसके लिए अच्छे संकेत हैं। जोधपुर शहर की आन बान और शान मेहरानगढ़ फोर्ट एक बार फिर पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन से अब तक मेहरानगढ़ फोर्ट पर्यटकों के लिए बंद था, लेकिन अब केंद्र और राज्य की गाइडलाइन के मुताबिक नियमों के तहत 1 अक्टूबर से पर्यटक फिर से मेहरानगढ़ फोर्ट का दीदार कर पाएंगे। जो सेफ्टी है विजिटर्स की और जो स्टाफ है वो टॉप प्रायोरिटी पे रहेगी। इसके लिए जितने भी कांटेक्ट पॉइंट्स थे उनको मिनिमाइज कर दिया है कि आदमी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए ही नहीं। तो इसके लिए एक तो ऑनलाइन टिकटिंग की व्यवस्था 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, तो किसी को भी टिकट बुकिंग पे लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और एक ऐप जो है उसका निर्माण किया गया है, तो टिकट की जो स्कैनिंग है वो भी ऐप के द्वारा हो जाएगी। अब पर्यटक ऑनलाइन मेहरानगढ़ फोर्ट के टिकट खरीद सकते हैं और ऑनलाइन ही फूड वाउचर से उनको मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर खाना पानी मिलेगा। हालांकि एक समय में 50 पर्यटक ही मेहरानगढ़ फोर्ट देख सकेंगे और 1 घंटे बाद दूसरे दल को मेहरानगढ़ फोर्ट दिखाया जाएगा। General elections to the Legislative Assembly of Bihar will be conducted in 3-phase elections. चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इस बार 3 चरणों में बिहार की 243 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। चुनाव आयोग ने ये भी बताया कि पहले चरण के मतदान में करीब 31,000 बूथ पर वोट डाले जाएंगे,
दूसरे चरण में 42,000 बूथ पर और तीसरे चरण में 33,500 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि तीनों चरणों में डाले गए वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान ये पहला मौका है जब किसी प्रदेश में चुनाव का ऐलान किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके लिए भी खास उपायों और सावधानियों की भी घोषणा की है। देश की राजधानी दिल्ली को एक बार फिर पराली के धुएं ने डराना शुरू कर दिया है। पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में धान की फसल की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और इन घटनाओं ने दिल्ली के माथे पर शिकन ला दी है। अमृतसर से सामने आई एक तस्वीर में कई एकड़ में फैले खेत जलते हुए नजर आए। वहां धान की फसल की कटाई के बाद एक किसान ने पराली को आग के हवाले कर दिया। पराली या ठूंठ फसल के उस हिस्से को कहते हैं जो फसल कटने के बाद जमीन में रह जाता है। क्योंकि ये हिस्सा काम का नहीं होता और उसे काटने में काफी वक्त लगता है, इसलिए किसान इसे जला देते हैं। हालांकि किसान पराली न जलाएं, इसके लिए हरियाणा और पंजाब सरकार मदद का तो दावा करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ज्यादा बदलाव नजर नहीं आता। पराली जलाने वाले किसानों का तो यहाँ तक दावा है कि उन्हें मदद नहीं मिलने की वजह से वो पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। सरकारों ने सहूलत चाहिए, खर्चा चाहिए सानू पराली बाहर कड्ढन दा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में धान की सबसे ज्यादा बुआई होती है और ये सीजन धान की कटाई का है। यानी ऐसी आशंका है कि इन राज्यों में इस साल भी पराली जलाने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। पराली के धुएं की वजह से दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है, जिससे निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने भी तैयारियां तेज कर दी, जिसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पहुंचे, जहां वैज्ञानिकों ने उन्हें पराली खत्म करने की एक ऐसी तकनीक से रूबरू कराया जो कम लागत में पराली को खत्म कर सकती है। इस तकनीक को पूसा डीकंपोजर नाम दिया गया है, जिसमें एक कैप्सूल से लिक्विड बनाया जाता है और फिर 8 से 10 दिन तक पराली पर इसका छिड़काव किया जाता है। दावा है कि इस तकनीक से पराली खाद में बदल जाती है और उसे जलाने का झंझट भी नहीं रहता। दिल्ली में हम इसको ज्यादा से ज्यादा इस बार इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हम इनके साथ टाइप करेंगे। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक के बारे में जानकारी मांगी है और कहा जा रहा है कि अगर सब सही रहा तो दिल्ली के जिन इलाकों में पराली जलाने की समस्या आती है, वहां सरकार किसानों को ये तकनीक पहुंचा सकती है। सौभाग्य की बात यह कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं ने एक बार फिर दिल्ली को डराना शुरू कर दिया है, जिस पर केजरीवाल सरकार ने भी चिंता जताई है। यही नहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर नई तकनीक का सहारा लेने पर विचार भी किया जा रहा है। एलएसी पर चीनी सैनिकों की हरकतों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रक्षा सूत्रों का कहना है कि भारत की ओर से चीन को सीधा संदेश दे दिया गया है कि अगर उसके सैनिकों ने हद पार करने की कोशिश की तो भारतीय सैनिक गोली चलाने से भी नहीं हिचकेंगे। भारतीय सैनिकों को भी ये साफ कह दिया गया है कि अगर चीनी सैनिक आगे बढ़े तो उन्हें सबक जरूर सिखाया जाए। कुछ दिन पहले दोनों देशों ने अग्रिम मोर्चे पर अतिरिक्त सैनिक भेजकर तनाव और नहीं बढ़ाने पर सहमति जताई थी, लेकिन कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य स्तरीय बातचीत के बाद भी पूर्वी लद्दाख में तनाव कम नहीं हुआ और दोनों देशों की सेना घनघोर सर्दियों के मौसम में भी अपने अपने मोर्चों पर डटे रहने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि दोनों देशों ने एलएसी पर अपने 50-50 हजार सैनिक जमा कर रखे हैं। साथ ही सीमा पर टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, होवित्जर तोपे, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम भी लगाए हुए हैं। नब्बे के दशक में कई हिट हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज देने वाले एसपी बाला सुब्रमण्यम कोरोना से जंग हार गए। सुरों के बादशाह और हर दिल अजीज बाला सुब्रमण्यम ने चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में अंतिम सांस ली। बाला सुब्रमण्यम 5 अगस्त को अस्पताल में एडमिट हुए थे। हालांकि 13 सितंबर को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन पिछले 48 घंटे में उनकी हालत बिगड़ती चली गई। 74 साल के बाला सुब्रमण्यम संगीत जगत में एसपी के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने 6 भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गाने गाए। बॉलीवुड में सलमान खान, संजय दत्त और कमल हसन की कई हिट फिल्मों के गाने भी बाला सुब्रमण्यम ने ही गाए थे। एसपी ने 6 बार बेस्ट मेल सिंगर का नेशनल अवार्ड जीता था। एसपी ने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम में हजारों गाने गाए। एसपी बाला सुब्रमण्यम को 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाला सुब्रमण्यम के निधन पर दुख जताते हुए लिखा कि हमारी सांस्कृतिक दुनिया अब गरीब हो गई है।
तो लता मंगेशकर ने भी बाला सुब्रमण्यम के निधन को संगीत जगत की अपूर्णीय क्षति बताया। तमिल फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बाला सुब्रमण्यम संगीत के कद्रदानों के बीच अपनी संगीत के लिए हमेशा याद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। दस देशों की सेनाओं के अभ्यास के जवाब में अमेरिका ने यूक्रेन और ब्रिटेन की सेनाओं के साथ अभ्यास किया। तीनों देशों की सेनाओं के इस अभ्यास को रूस के खिलाफ अमेरिका की खेमेबंदी माना जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त रूस की सेना 10 देशों की सेनाओं के साथ अभ्यास कर रही है, उसी वक्त अमेरिका ने भी यूक्रेन और ब्रिटेन के साथ अभ्यास शुरू कर दिया। इस साझा अभ्यास में तीनों देशों की जल, थल और वायु सेनाओं ने अपना दमखम दिखाया। अमेरिकी सैनिकों ने गोलियां दागकर दुश्मन से निपटने का अभ्यास किया, तो ब्रिटेन की नेवी ने भी पानी के रास्ते दुश्मन को चकमा देने की नीति का अभ्यास किया। इतना ही नहीं, इस अभ्यास में तीनों देशों के लड़ाकू विमान भी नजर आए, जिन्होंने युद्ध जैसे हालात से निपटने का काफी देर तक अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान मुश्किल हालात और कम वक्त में नदी के ऊपर पुल बनाकर सेना की गाड़ियों को भी गुजारा गया। साथ ही एक खुले मैदान में दुश्मन के नकली ठिकानों पर कई टैंक भी गोले बरसाते नजर आए। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति भी वहां मौजूद रहे और सेना के बड़े अधिकारियों से अभ्यास की उन्होंने जानकारी ली। LAC पर तनाव के बीच चीन ने गीदड़ भभकी देने के लिए तिब्बत में अपनी सेना के अभ्यास का एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो ऐसे वक्त में आया जब भारत और चीन के कमांडरों के बीच LAC पर शांति बहाल करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। लेकिन दूसरी तरफ चीन ऐसे वीडियो जारी कर उकसावे की कार्रवाई से भी बाज नहीं आ रहा। ये तस्वीरें तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में चीन की सेना के अभ्यास की हैं, जिसमें उसने रात के अंधेरे में अपने हथियारों की नुमाइश की। चीन की सेना के मुताबिक यह अभ्यास 4500 मीटर की ऊंचाई पर किया गया, जिसमें रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से ताबड़तोड़ रॉकेट छोड़े गए। इस ड्रिल में सटीक बमबारी का भी अभ्यास किया गया और टैंकों से हवा में एक के बाद एक कई गोले दागे गए, जो वहां बनाए गए 47 नकली ठिकानों पर जाकर गिरे। तिब्बत लद्दाख के पास है, इसलिए माना जा रहा है कि वीडियो जारी करने के पीछे चीन का मकसद भारत को गीदड़ भभकी देना है। चीन की एक दवा कंपनी ने 2021 के शुरुआती महीनों में कोरोना की वैक्सीन तैयार होने का दावा किया। कंपनी ने वैक्सीन के सभी ट्रायल सफल होने पर इसे दुनिया भर में बांटने का भी दावा किया और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। सामने आई कुछ तस्वीरों में एक फैक्ट्री में कुछ लोग वैक्सीन की पैकेजिंग के काम में जुटे नजर आए। कंपनी ने बताया कि अगर ये वैक्सीन इंसानों पर परीक्षण के तीसरे और आखिरी ट्रायल को पूरा कर लेती है, तो बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। कंपनी ने यह भी बताया कि वैक्सीन तैयार होने के साथ साथ वो सभी देशों में उसे अप्रूवल के लिए भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं, ताकि वो पूरी दुनिया से इस महामारी को खत्म कर सकें। तो बात की एक बात है कि दुनिया भर में कोहराम मचा रही कोरोना महामारी की शुरुआत चीन से ही हुई थी और यही वजह है कि चीन की कई कंपनियां लंबे वक्त से कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं, जिनमें साइनोवैक बायोटेक कंपनी भी शामिल है। कंपनी को अपनी वैक्सीन और पर पूरा भरोसा है और इसलिए उसने इसके उत्पादन की तैयारी भी तेज कर दी। थाईलैंड की संसद में संविधान संशोधन पर चर्चा के दौरान सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोग उसके बाहर धरना देने पहुंच गए। पिछले कुछ महीनों से वहां लोकतंत्र की मांग में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और जब आखिरकार प्रदर्शनकारियों की संविधान सुधारों की एक मांग पर संसद में बहस शुरू हुई, तो हजारों लोग राजधानी बैंकॉक में संसद के बाहर जुट गए। हाथों में तख्तियां लेकर वो नेताओं को अपनी शर्तें याद दिलाते नजर आए। बुजुर्ग तक रैली में शामिल हुए। दोपहर में शुरू हुआ प्रदर्शन सूरज ढलने तक भी जारी रहा। रात के अंधेरे में लोगों ने अपने फोन की लाइट जलाकर ही उजाला कर दिया और संसद के बाहर गाना बजाना शुरू हो गया। लेकिन रात होते होते प्रदर्शनकारी आक्रामक हो गए। वो सड़क से उठकर संसद परिसर की दीवार पर लोकतंत्र के प्रतीक रंगते नजर आए। लोग संसद के अंदर दाखिल न हो पाए, इसलिए पुलिस के जवान गेट पर तैनात हो गए, लेकिन तब भी एक प्रदर्शनकारी एक दूसरे आदमी के कंधों पर चढ़कर गेट पर स्टिकर लगाता दिखा। सौभाग्य की एक बात है कि थाईलैंड की संसद में संविधान संशोधन पर चर्चा के वक्त लोगों ने अपनी मांगों के लिए भले ही जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन नेताओं पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि संसद ने संशोधन पास नहीं किए बल्कि इसके लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया। ऐसे में नवंबर से पहले संविधान में बदलाव की मांग पूरी नहीं होने वाली। अर्जेंटीना के कोर्डोबा के जंगलों में आग एक बार फिर बेकाबू हो गई। तेज हवाओं और गर्म मौसम की वजह से यह आग और भड़क गई।
जिसकी वजह से कोर्डोबा के हजारों एकड़ के जंगल बर्बाद हो गए। सामने आई कुछ तस्वीरों में जंगलों के अलग अलग हिस्सों में आग की भीषण लपटें उठती नजर आईं। हरे भरे जंगल शोलों में लिपट गए और तो और वहां से उठते धुएं की वजह से नीला आसमान काला नजर आने लगा। ये आग रिहायशी इलाकों की तरफ भी बढ़ने लगी, जिसके बाद वहां रहने वाले लोग खुद ही आग बुझाने में जुट गए। कोई मशीन के जरिए लपटों से घिरी झाड़ियों पर पानी डालता तो कोई कंबलों के जरिए आग बुझाता नजर आया। हालांकि आग बढ़ते बढ़ते पास के हाईवे तक भी पहुंच गई, जिसकी वजह से वहां हर तरफ काला धुआं छा गया। सौभाग्य की बात है कि जंगल में लगी इस आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन गर्म हवाओं की वजह से आग फैलती चली गई। हालांकि अब फायर ब्रिगेड और हेलीकॉप्टरों के जरिए इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटेन में हाइड्रोजन से चलने वाले एक विमान की टेस्ट फ्लाइट कामयाब रही। दावा है कि यह हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा विमान है जो हवाई सफर की काया पलट कर देगा, क्योंकि अपनी 20 मिनट की उड़ान में हवाई जहाज ने रत्ती भर भी वायु प्रदूषण नहीं फैलाया और तो और ये ज्यादा आवाज भी नहीं करता। ब्रिटेन के बेडफोर्डशायर में विमान रनवे पर कुछ मीटर दौड़ने के बाद आराम से टेक ऑफ कर गया और हवा में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बिना किसी दिक्कत के उड़ता नजर आया। मेहनत रंग लाई तो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। 20 मिनट हवा में रहने के बाद हवाई जहाज ने सफल लैंडिंग भी कर ली। 6 सीटों वाले विमान को बनाने के लिए ब्रिटेन की सरकार भी आर्थिक मदद दे रही है। उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक विमान से करीब 400 किलोमीटर की छोटी दूरी का सफर मुमकिन हो पाएगा। सौभाग्य की बात है कि ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। चूंकि तेल से उड़ने वाले हवाई जहाज भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए अब इको फ्रेंडली ईंधनों पर जोर दिया जा रहा है। उसी कड़ी में ब्रिटेन में ऐसा विमान बनाया गया है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। अमेरिका के इलिनॉय से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक आदमी बीच सड़क पर घुड़सवारी करता दिखाई दिया। इस दौरान पुलिस ने उसे ऐसा करने से कई बार रोका, लेकिन उस पर पुलिस की बातों का कोई असर होता नहीं दिखा और वो हाईवे पर घोड़े को भगाता रहा। सड़क पर दौड़ती गाड़ियों के बीच में वो बिना किसी डर के घुड़सवारी करता नजर आया। उसकी इस हरकत की वजह से वहां से गुजर रही कई गाड़ियों को अपनी रफ्तार धीमी करनी पड़ी, जिससे कि सड़क पर कोई हादसा ना हो जाए। थोड़ी देर में पुलिस की एक गाड़ी भी उसके करीब पहुंच गई और उसे रुकने का इशारा किया। इस पर रुकने के बजाय वो अपने घोड़े को और तेज दौड़ाने लगा। हालांकि पुलिस ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और थोड़ी देर में पुलिस की कुछ और गाड़ियां वहां पहुंच गईं। आगे जाकर पुलिस वालों ने उसे घेर लिया, जिसके बाद वो घोड़े पर खड़ा हो गया और अपनी इस शरारत पर खुश होता दिखा। लेकिन सड़क पर घोड़ा दौड़ाना उसे महंगा पड़ा और पुलिस ने बिना देर किए उसे गिरफ्तार कर लिया। सौभाग्य की एक बात है कि सड़क पर घुड़सवारी करने वाले आदमी के साथ पुलिस सख्ती से पेश आई और उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। बताया गया कि घोड़े के शरीर पर जख्म के कई निशान भी मिले हैं, जिसके बाद उसका इलाज करवाया जा रहा है। जापान की एक कंपनी ने महामानव की तरह दिखने वाला एक ऐसा रोबोट बनाया जो 60 फीट ऊंचा है। फिलहाल योकोहामा शहर में इस रोबोट की टेस्टिंग चल रही है, जिसका वीडियो सामने आते ही वायरल भी हो गया, जिसमें रोबोट को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म का कोई किरदार आंखों के सामने खड़ा हो। 6 मंजिला इमारत जितने ऊंचे रोबोट के आगे बिजली का खंभा भी कोई खिलौना लगा। खास बात यह कि 25 टन वजन वाला इतना विशाल रोबोट हिलडुल भी सकता है। वीडियो में वो कभी झुकता दिखा तो कभी उंगली दिखाता नजर आया। बताया गया कि इंजीनियरों की टीम ने 6 साल पहले इस रोबोट पर काम शुरू किया था। जापान में बना ये रोबोट वहां 1970 के दशक की एक मशहूर एनिमेशन सीरीज के एक किरदार पर आधारित है। सौभाग्य की बात है कि इस रोबोट की अक्टूबर में ओपनिंग होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अब उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक लोग विशाल रोबोट को अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे।